नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। झारखंड की सियासत में लगातार हलचल जो तेज हो गई है और इस बीच जिस तरीके से बीते कल हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपनी बहुमत को पास कर लिया था, उसके बाद भी लगातार राज्यपाल को जो फैसला लेना है उनके सदस्यता को लेकर के उस पर अभी तक तलवार जो वो लटकी हुई है। और जैसे ही राज्यपाल का फैसला आएगा उसके बाद झारखंड की सियासत में एक नई जो जंग है वो छिड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीएम के चेहरे को लेकर के जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। दरअसल लगातार ये रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है और कई विधायकों ने ये बात कही है कि हेमंत सोरेन के बाद अगर उनके कुर्सी पर किसी को बैठाया जा सकता है तो वो चेहरा है कल्पना सोरेन का। लेकिन ये सारी बातें कयास आराइयों के तरीके से कही जा रही है। अभी तक कोई इस तरीके का आधिकारिक फैसला जेएमएम के द्वारा नहीं दिया गया है। इसी खास मुद्दे पर झारखंड की सियासत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आसिफ जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और झारखंड की सियासत को और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि दरअसल झारखंड में जो तमाम उठापटक चल रही है उसके बीच जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी सफलता को दिखाया और बहुमत परीक्षण में वो पास भी हो गए, लेकिन उसके बाद क्या उनकी जो चुनौती है वो कम हो गई या बीजेपी और भी आने वाले दिनों में उनके लिए चुनौतियों का पहाड़ वो खड़ी करती नजर आएगी? शुक्रिया अपराध। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए चुनौतियों का पहाड़ तो था वाकई में हेमंत सोरेन के सामने। दिक्कतें भी आई, मुसीबतें भी आई, लेकिन देखिए उन्होंने कभी डरा नहीं और नहीं वो बैक फुट पे आई। ये सबसे अच्छी बातें रही। बीजेपी हालांकि कोशिश करती रही है कि किसी भी तरह से इधर उधर करके जो है अपनी सरकार बना ले, क्योंकि देखिए उनको ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 12 विधायक चाहिए थे। और 12 आप बेहतर जानते हैं कि 12 हो या 32 हो या 62 हो, बीजेपी के लिए ये सीटें आसान हैं। आज जिस तरह से उनकी सरकार है वो इस बेस पे किस तरीके से विधायकों का उलटफेर करते हैं ये आप जानते हैं। अभी आपने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में 40 से 50 विधायक इधर आ गए, किस तरह से सरकार बनी। आपने अभी बिहार में मामला देखा कि किस तरह से उठापटक की खबरें आई। तो बीजेपी के लिए आसान था, लेकिन इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन डटे रहे, यहाँ तक कि उनके सदस्यता को लेकर भी इतना हंगामा मचा। इसके बावजूद भी वो नहीं हारे, मतलब नहीं हार माने। तो मुझे लगता है कि देखिए आज भले ही उनकी सरकार बच गई है, वो हालांकि प्रस्ताव भी पास कर दिया, विश्वास मत भी उन्होंने जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज हेमंत सोरेन की एक डबल जो है जीत हुई है और यहाँ पे अमित शाह जी की हार हुई है, क्योंकि चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर झारखंड में सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की, तो एक बहुत बड़ा एक सवाल तो खड़ा कर रहा है। हाँ, ये एक जरूर है कि कोशिश तो जरूर की बीजेपी ने, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, जेजेएम को तोड़ने की, हेमंत सोरेन को तोड़ने की, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ग्राउंड लेवल के नेता हैं, ज़मीनी हकीकत के नेता हैं, समझते हैं चीज़ों को कि कब किस पर कैसे एक्शन लेना। और यही वजह है कि आज झारखंड की राजनीति में बरकरार है, मुस्तैद है और हेमंत सोरेन की सरकार है। अपराध बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें लगातार झारखंड की सियासत में देखने को मिल रही जैसा आपने बताया। लेकिन अगर सीटों के लिहाज से अगर बात किया जाए तो सीटों का जो फासला है वो कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को अलग करके बीजेपी के साथ जाकर के नई सरकार का गठन करवा दिया था, कमलनाथ की सरकार गिरवा दी थी उन्होंने, तो क्या इस तरीके से फिर जेएमएम के कुछ विधायकों को क्या अपने साथ जो है साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से वो 3 विधायक जो कैश के साथ पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के, उसके बाद से ही ये लड़ाई जो वो और ज्यादा तेज हो गई थी। और अब जबकि हेमंत सोरेन पर एक तरीके से उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद भी उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है, तो क्या जेएमएम पार्टी को पूरी तरीके से शिवसेना की तरह कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल अपराध। देखिए बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल दिया कि देखिए अभी जो सरकार गिरने की बात आ रही थी, कुर्सी खतरे में आ रही थी, ये तमाम खबरें चल रही थी। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि इससे पहले जो है सीबीआई और ईडी का शिकंजा भी चल रहा था, उस वक्त पकड़े गए थे। और ठीक अभी नीतीश कुमार की जब सरकार महागठबंधन के साथ बनी है और उस दिन जब 24 से 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई ईडी की और आईडी के रेड, तो वहां भी जो है जेजेएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल आपने सही कहा, AK-47 भी बरामद हुए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। देखिए जब बीजेपी जहां जहां जीतती नहीं है, मैं आपको 3-4 राज्यों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ
जहां जहां बीजेपी जीती नहीं है वहां अपने दम पर, पैसों के दम पर खरीद फरोख्त कर कर जो है वो सरकार बनाती है। आप देखिए मध्य प्रदेश चले जाइए, बहुत बड़ा राज्य है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन देखिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी मंत्री हैं, आज देखिए उन्होंने बगावती तौर अपनाया, किस तरह से उनकी सरकार बनी। तो जबरदस्ती तो की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है। और यही चीज बिल्कुल आपने सही का एग्जाम्पल दिया कि महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई। देखिए जब उन्होंने देखा कि हम शिवसेना को नहीं तोड़ सकते हैं, उन्होंने देखा कि हम एनसीपी को नहीं तोड़ सकते हैं, कांग्रेस को नहीं तोड़ सकते हैं, तो उस विधायक को पकड़ो जो बिक सकता है। और वो हम सबको देखने को मिला एकनाथ शिंदे है। और देखिए यही वजह है कि आप देखिए ये आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता है खरीद फरोख्त का, लेकिन अब आप देखें इसकी सच्चाई को तब समझ में आता है जब ग्राउंड पे उतरते हैं यही नेता। और आपने देखा कि कैसे ग्राउंड पे उतरे और उसके बाद देखिए कैसे खरीद फरोख्त के आरोप लगे, खोखे के आरोप लगे, तो आग बबूला हो गया एकनाथ शिंदे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोशिश तो हुई उसको तोड़ने की, कोशिश तो हुई उनको ये करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक जेडीयू की तरह जो है कहीं ना कहीं झारखंड में कांग्रेस और जो है जेजेएम इस चीज में कामयाबी पाई है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलना बचना आज के जमाने में एक फतेह से कम नहीं है। अबरार बिल्कुल, झारखंड की सियासत से अगर हम हट करके बिहार की राजनीति पर एक नज़र डालें और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्त रहते हुए सरकार से खुद को अलग कर लिया, एनडीए से अलग हो गए वो और महागठबंधन में शामिल होकर के आज भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जो एक विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनते नजर आएंगे, या फिर वो जिस तरीके से शरद पवार, ममता बनर्जी ने बीते समय ये तमाम कोशिशें करने की कोशिश की थी लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली थी, क्या इसी तरीके से नीतीश कुमार भी हवा हवाई हो जाएंगे या फिर इनके दावों में कोई दम नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक दावों का जो है बात है वो एक अपनी जगह है, क्योंकि नेता अपने अपने बेस पे जो है बयान देते हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों के बयानों को अगर आप देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे अबरार, तो आपको समझ में आएगी कि देखिए आज उनके बयानों में, उनके बातों में एक वो ललक दिख रही है जो मोदी सरकार को बेचैन कर सकती है। देखिए नीतीश कुमार का इससे अलग होना, एनडीए से अलग होना, ये साफ बताता है कि किस तरीके से हम, और आपने देखा कि जो है बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था, जेडीयू को खत्म करने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा था। तभी समझ में आ गया कि बीजेपी का खेल ही कुछ और है। और यही वजह है कि इन सब चीजों को देखते हुए, समझते हुए, कहते हैं ना कि सब्र का बांध जब टूटता है तो एक दिन सच्चाई सामने आती है। जब सर से ऊपर पानी चला गया तो आखिर में उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने फैसला किया अलग होने का। और अब उसके बाद देखिए नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद सिर्फ मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। एक दिन का सत्र जब उन्होंने बुलाया विधानसभा में, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ हमला जो है मोदी सरकार यानी दिल्ली के कुर्सी पर हमला बोल रहे थे। यानी अब देखिए उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जी है, यानी उनको किसी तरह गिराना। वो कह रहे हैं कि हम सरकार, मुझे पीएम नहीं बनना है। वो इसी बहाने जो है कहीं ना कहीं देखिए सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो अभी विदेशों में है, फिर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे ये समझ में आ रहा है कि देखिए नीतीश कुमार बर्बाद हो या ना हो, उनको कर पाए या ना कर पाए, उनका सफाया कर पाए ना कर पाए, लेकिन जिस मंच से, जिस इरादे से, जिस नियत से वो इस वक्त निकल चुके हैं नीतीश कुमार, अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर बीजेपी का कहानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, विपक्षी एकजुटता को लेकर के लगातार नीतीश कुमार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें बीते समय जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जो बिखरता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या विपक्ष की सभी पार्टियों को, नवीन पटनायक ले लें या ममता बनर्जी ले लें, इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे? मेरा आखिरी प्रश्न आपसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ ये एक सवाल है कि क्या कर पाएंगे कि नहीं इकट्ठा, क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे हैं तो बीजेपी इस कोशिश में लगातार लगी रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों को या बड़े नेताओं को अपने आसपास में नहीं ले पाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ बन जाएगा और हम अकेले कोई तीर नहीं मार सकते हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे फिर यूपी हो या फिर अन्य राज्यों, हर जगह उन्हें छोटे पार्टी या छोटे नेता या बड़े पार्टी या बड़े नेताओं की उन्हें जरूरत पड़ी है, जिसके बदौलत वो हैं। आज बिहार में भी वो थे तो आपने देखा कि नीतीश के बदौलत ही थे, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकेले तो फिर तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली। तो ये सही
कह रहे हैं कि वो कोशिश जरूर कह रहे हैं। अब देखिए कर पाएंगे कि नहीं, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती रहेगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से झारखंड, बिहार और अलग अलग राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, लगातार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर सरकारों को कमजोर और गिराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये सभी आरोप विपक्षी दलों के द्वारा सरकार पर, मोदी सरकार पर, केंद्रीय नेतृत्व पर लगाया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में झारखंड में हेमंत सोरेन किस तरीके से इन तमाम चुनौतियों से लड़ते नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।